मित्रों नमस्कार। मेरे पास आप लोगों के बहुत से प्रश्न आए थे। उनमें से कुछ ने पूछा है कि डीएलएड किस प्रकार से करें, किसी ने पूछा है कि सरकारी शिक्षक किस प्रकार से बने। तो मैं आपकी इन शंकाओं का समाधान करना चाहता हूं आज के वीडियो में और बताना चाहता हूं कि डीएलएड किस प्रकार से करें ताकि आप सरकारी शिक्षक बन सकें। सबसे पहले डीएलएड में जाने के लिए, प्रवेश लेने के लिए आपको अपनी योग्यता की जानकारी रखनी चाहिए। इसके लिए योग्यता है इंटरमीडिएट में और स्नातक परीक्षा में 50% अंकों से उत्तीर्ण हों आप। पहली इसकी योग्यता है 50% नंबर। अगर इससे कम नंबर है तो आप उसमें फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, आप अयोग्य माने जाएंगे। हाँ, अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए 45% अर्थात द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। दूसरी चीज़ ध्यान रखें, बीए, बीएससी, बीकॉम या बीएससी एजी सभी लोग बीटीसी के लिए या डीएलएड के लिए योग्य माने जाते हैं। शर्त यही है कि उन्होंने कम से कम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट और स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। दूसरी बात मैं करना चाहता हूं, एडमिशन किस प्रकार से होगा। एडमिशन में प्रवेश परीक्षा नहीं होती है। खास तौर से मैं उत्तर प्रदेश की बात करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। जो विद्यार्थी अच्छी मेरिट लाते हैं उन्हें सरकारी विद्यालय प्रदान किए जाते हैं जो कि डाइट में डीएलएड की परीक्षा कराते हैं और वहाँ पर पढ़ाई कराते हैं। जिनकी मेरिट ज़्यादा अच्छी नहीं होती है उन्हें सेल्फ फाइनेंस कॉलेज मिलते हैं, वहाँ पर वो अपनी पढ़ाई करते हैं। कोर्स की अवधि 2 वर्ष रहती है। डीएलएड की 2 वर्ष की यह अवधि है, जिसको 4 सेमेस्टर में 6 माह के 4 सेमेस्टर बना दिए गए हैं। इसमें ध्यान दें कि आपको पढ़ना क्या क्या होगा, इसको भी जानना बहुत आवश्यक है। आप चूंकि अध्यापक बनने के लिए पढ़ाई करते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, तो उसमें बाल विकास से संबंधित पहला प्रश्न पत्र होता है बाल विकास, दूसरा होता है शिक्षण अधिगम, तीसरा विषय विज्ञान होता है, चौथा विषय अंकगणित होता है, 5वां विषय सामान्य अध्ययन, 6वां विषय हिंदी, 7वां संस्कृत, 8वां कंप्यूटर और 9वां आंतरिक प्रयोगात्मक परीक्षा एवं शिक्षण कार्य। इस प्रकार से आपका सभी विषयों को मिला करके उत्तीर्णांक रहता है और उस परीक्षा में भी 50% अंक लाने अनिवार्य होते हैं। हाँ, प्रथम सेमेस्टर में संस्कृत रहता है, लेकिन द्वितीय सेमेस्टर में संस्कृत को हटाकर अंग्रेजी हो जाता है। इसी प्रकार तृतीय सेमेस्टर में पुनः संस्कृत पढ़ना होता है और चतुर्थ सेमेस्टर में संस्कृत के स्थान पर पुनः अंग्रेजी पढ़ना होता है। इस प्रकार 2 सेमेस्टर में संस्कृत और 2 सेमेस्टर में अंग्रेजी का अध्ययन करना होता है। इस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी होती है। एडमिशन 2 जगह मैंने बताया कि जो अच्छी मेरिट वाले होते हैं उन्हें सरकारी कॉलेज प्रदान कर दिए जाते हैं जो डाइट में रहते हैं, और जिनकी मेरिट थोड़ी कम होती है उन्हें सेल्फ फाइनेंस कॉलेज, जो कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो महाविद्यालय होते हैं, वहाँ पर वे एडमिशन ले सकते हैं। इसी प्रकार से शुल्क भी 2 तरह की है, ध्यान रखें। जो सरकारी कॉलेज हैं वहाँ पर थोड़ी कम फीस होती है, जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज होते हैं और वहाँ की फीस 40 से 50 हज़ार रुपये के बीच रहती है।
वैसे सरकारी स्तर पर 41,000 रुपये का ड्राफ्ट आपसे मांगा जाता है। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज भी अब शुल्क को ड्राफ्ट से या चेक से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी अपनी तैयारी करें और अपनी योग्यता के अनुसार अपनी मेरिट के आधार पर एडमिशन लेने के लिए तैयार हो जाए। ध्यान देते हैं कि इसमें कैरियर कहाँ कहाँ बनाया जा सकता है। तो इसका पूरे देश में डीएलएड करने के बाद सरकारी शिक्षक बनने का, प्राथमिक शिक्षक बनने का पूरे देश में अवसर प्राप्त होता है। प्राथमिक शिक्षक जो 1 से 8 तक होते हैं, प्रारंभ में उन्हें 1 से 5 तक के विद्यालयों में नियुक्ति प्रदान की जाती है। उसके बाद पूर्व माध्यमिक विद्यालय में, जो कि टीजीटी के बराबर होता है जहां का वेतनमान, और प्राथमिक शिक्षक का भी वेतन 40,000 रुपये से प्रारंभ किया जाता है उत्तर प्रदेश में। विभिन्न राज्यों में कुछ अंतर हो सकता है। पूर्व माध्यमिक जो शिक्षक बनते हैं वे टीजीटी के, इंटर कॉलेजों में जो टीजीटी ग्रेड होता है उसके बराबर वेतन प्राप्त करते हैं, अर्थात वो 50,000 से ऊपर वेतन प्राप्त करते हैं। जब तक सरकारी नियुक्तियां नहीं होती हैं तब तक आप कोचिंग में भी शिक्षक बन सकते हैं, प्राइवेट महाविद्यालयों में, प्राइवेट विद्यालयों में शिक्षक बन सकते हैं, और विभिन्न कॉन्वेंट स्कूलों में, पब्लिक स्कूलों में आप जा सकते हैं और अच्छी वेतन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर अंत में एक बात करना चाहता हूँ, अध्यापक का सम्मान एवं जीवन। तो ध्यान दें, अध्यापक की नौकरी आज भी हमारे देश में बहुत सम्मान के योग्य मानी जाती है। सभी अध्यापकों का, यदि आप कर्मठ हैं, यदि कार्य करते हैं ईमानदारी से, तो आपका आज भी सम्मान होता है। और रही बात जीवन जीने की, तो आपका आदर्श जीवन होगा। समय पर भोजन प्राप्त करेंगे, समय पर विद्यालय जाएंगे, समय पर छुट्टी पाएंगे, समय पर मध्यावकाश पाएंगे। पूरे 365 दिन, पूरे जीवन एक उचित समय चक्र के अनुसार आपका जीवन जीने का आपको सम्मान मिलेगा। ऐसा सम्मान किसी दूसरी नौकरी में शायद ही मिले। कुछ नौकरियां सड़क की हैं, कुछ नौकरी धूप में खड़ी होने की हैं, जैसे पुलिस वाले, पुलिस के सिपाही से लेकर बड़े बड़े अधिकारी तक भी कभी कभी सड़कों पर उन्हें ड्यूटी करनी होती है। लेखपाल हैं जैसे, उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी करनी होती है। लेकिन अध्यापक को एक पक्के भवन के अंतर्गत एक पंखे में बैठ कर के, एक कुर्सी पर बैठ कर के अध्यापन कार्य करना होता है, जो बहुत ही सम्मान का है। मुझे लगता है, मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षक सभी विभागों के लिए कर्मचारी और अधिकारी प्रदान करता है, लेकिन शिक्षक को कोई दूसरा अधिकारी शिक्षक नहीं बना सकता। उस शिक्षक को एक शिक्षक के द्वारा ही बनाया जाता है। इसीलिए शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहते हैं। तो आप भी इस राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक बने और देश की सेवा करें, देश का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत। तो नहीं है कुछ।